हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 12 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जानी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रात में रोज़ 12 बजे दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12 मई 2020 का करंट अफेयर्स अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मई 2020 में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। हरिशंकर वासुदेवन क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और इनका जो निधन है वो कोरोना संक्रमण के कारण हुआ है 68 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो कौन थे हरिशंकर वासुदेवन? ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल से थे ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है 11 मई को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। क्या हुआ था इस दिन? इसी दिन 1998 में राजस्थान में पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 जो परमाणु मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया था भारत ने। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी के प्रयासों की वजह से ये जो परीक्षण है ये किया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही जो है भारत जो परमाणु हथियार से लैस जो देश हैं उनमें शामिल होने वाला छठा देश बन गया था। तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा। इसी दिन 1998 में जो है जो राजस्थान में जो शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और उसी की याद में हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं। इसी तरीके से नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं तो इसलिए मैंने दोनों का लिख दिया। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि मई 2020 में भारत ने कितने द्वीपीय देशों को सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया है? मिशन सागर का शुभारंभ किया गया है 5 द्वीपीय देशों को सहायता देने के लिए। ये जो सहायता है ये बेसिकली उनको कोरोना वायरस के कारण जो मतलब प्रॉब्लम आई है उनको मदद देने के लिए ये राशि या फिर ये जो मदद है वो भारत की तरफ से भेजी जा रही है इस मिशन सागर के तहत। वो 5 द्वीपीय देशों में मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस जो है शामिल हैं। तो ये 5 द्वीपीय देश हैं जिनके तहत जो है मतलब मिशन सागर के तहत इन देशों को जो है INS केसरी इन देशों में भेजा गया है, जिसमें कि हमारी मेडिकल टीम गई है, यहाँ से कुछ दवाइयाँ भेजी गई हैं, इसके अलावा खाद्य सामग्री भेजी गई है इन देशों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वो है करमबीर सिंह। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे। अक्टूबर 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है मई 2021 तक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 4 जनवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लौसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जुलाई 2020 से वैट को 5% बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि सऊदी अरब। अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने ये घोषणा की है कि 1 जुलाई 2020 से जो वैट यहाँ पर पड़ता है, जो टैक्स होता है एक तरीके का, इसमें 5% अभी तक पड़ता था, अब इसको बढ़ाकर इसने 15% कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो वित्तीय घाटा हो रहा है सऊदी अरब को कोरोना वायरस के कारण उसको जो है भरा जाए। इसी तरीके से सऊदी अरब ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया जाता है, तो इस पे भी जो है यहाँ पर रोक लगा दी है। ठीक है, 2018 में ही जो है सऊदी अरब ने वैट शुरू किया था। उससे पहले यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पड़ता था, लेकिन दूसरे देशों पर अपनी जो आर्थिक स्थिति है उस पर निर्भरता कम करने के लिए यहाँ पर वैट लेना शुरू किया गया था। तो अभी तक ज़्यादातर वस्तुओं पे 5% का वैट लिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 15% कर दिया है सऊदी अरब सरकार ने।
क्वेश्चन नंबर छठा है हमारा कि मई 2020 में एसबीआई द्वारा शुरू किए गए एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को कितने अतिरिक्त आधार अंक का अतिरिक्त प्रीमियम इंटरेस्ट प्रदान किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 30 आधार पॉइंट का। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी भी मतलब साधारण एफडी में अगर 5% ब्याज मिलता है, तो जो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम होगी इसमें 5.30 मिलेगा, यानी कि 30 आधार अंकों की जो है अतिरिक्त जो है यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। हालांकि इसमें टर्म एंड कंडीशन भी हैं कुछ, लेकिन वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उतना बताता चलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा फालतू की चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसमें। आप फिलहाल में बस ये याद रखिएगा, ये स्कीम 30 सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। और इसमें कहा गया है कि जो 5 साल तक से कम मतलब जो डिपॉजिट जमा करेंगे, 5, ये खास करके याद रखेगा, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। तो अगर 5 साल से कम की एफडी करते हैं तो इनको जो साधारण एफडी पे जो ब्याज मिलता है उसमें जो है मतलब 0.50% ब्याज जो है अधिक मिलेगा। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि मई 2020 में जोमेटो ने अपनी सभी गोल्ड मेंबर की सदस्यता को कितने महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 4 महीने के लिए। अभी रिसेंटली जोमेटो ने अपने गोल्ड मेंबर की जो सदस्यता है वो 4 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, खाना अक्सर करते रहते हैं, तो वो गोल्ड मेंबरशिप ले लेते हैं, तो उनको कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि फ्री डिलीवरी हो गया, कई डिस्काउंट भी उनको मिल जाते हैं। तो अब मतलब जो है जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है या फिर जो मेंबर हैं उनको 4 महीने के लिए जो है अधिक मतलब जो है मेंबरशिप यहाँ पर मिल जाएगी जोमेटो की तरफ से। जोमेटो के जो संस्थापक और सीईओ हैं उनका नाम है दीपेंद्र गोयल। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि भारतीय रेलवे द्वारा किस दिन से यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 12 मई से। अभी रिसेंटली भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 12 मई से यात्री ट्रेनों के लिए जो सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी और 12 मई से जो है 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक है। यानी कि अगर 2 स्टेटों के बीच में चल रहा है, मतलब मान लो महाराष्ट्र से बिहार तक की अगर ट्रेन चल रही है तो एक ट्रेन जाने वाली, एक ट्रेन आने वाली, तो इस तरीके से मतलब जो है 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी टोटल 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, ये भी हमें यहाँ से याद रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मई 2020 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 के लिए मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मई 2020 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 के लिए मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की चिकित्सा के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृति परियोजना का व्यावसायिक भागीदार कौन होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि भारत बायोटेक। अभी रिसेंटली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 के लिए मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को चिकित्सा के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृति परियोजना का जो व्यावसायिक भागीदार है वो भारत बायोटेक होगा। ये जो परियोजना है इसका लक्ष्य वायरस के भविष्य के अनुकूल का अनुमान लगाना है कि आने वाले टाइम में जो कोविड-19 है वो किस तरीके का असर करेगा। इसके साथ ही वैज्ञानिक मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्लोन तैयार करने का प्रयास भी जो है इस परियोजना के द्वारा किया जाएगा, जो कोरोना वायरस को बेअसर करने में हमारी मदद कर सकता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं, तो ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है और ये रोगी के शरीर में मौजूद जो हमारी जो जिनमें मतलब कोविड-19 का असर होगा, वायरस का असर होगा, ऐसी कोशिकाओं से जाकर चिपक जाते हैं या फिर कह सकते हैं आप कि उन कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इससे मतलब जो वायरस है उससे निपटने में मदद मिलती है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। ठीक है। तो एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है। तो इसी के लिए व्यावसायिक भागीदार है भारत बायोटेक। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य अभी रिसेंटली चर्चा में है, ये गोवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। चर्चा में ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लैक पैंथर जो होता है उसको कैमरे में कैद किया गया है। ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी है, राज्यपाल है यहाँ के सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 40 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए 2 सीट है गोवा से।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि वीरा राणा। अभी रिसेंटली वीरा राणा जी को मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं ये, और अब ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12वां कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने मई 2020 में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि एसबीआई। अभी रिसेंटली एसबीआई ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। ये जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत भारत में कहीं भी अस्पताल में भर्ती होने पर जिसने भी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, अगर वो भारत में किसी भी जगह पर किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका जो मतलब 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जो खर्चा आएगा वो कवर किया जाएगा। ठीक है, इस पॉलिसी के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गुटनिरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। हमको बताना था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि इल्हाम अलीएव। ठीक है, ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं और यही हैं इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने पायलट के रूप में शामिल होने वाले पाकिस्तान की वायुसेना में पायलट के रूप में शामिल होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन है। सो इसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।